आज बात करेंगे मॉडर्न वर्ल्ड की एक हिस्टोरिकल केस स्टडी की, जो कि है सिंगापुर की ट्रांसफॉर्मेशन। और सिंगापुर की ये ट्रांसफॉर्मेशन वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग केस स्टडी है जदीद दुनिया की। हमारी जनरेशन ने सिंगापुर को हमेशा एक खूबसूरत और डेवलप्ड मुल्क के तौर पर देखा है। हम में से बहुत कम ये जानते हैं कि कुछ साल पीछे 1950 तक सिंगापुर में बेरोजगारी उरूज पे थी। टाइम टू टाइम मुख्तलिफ फसादात जन्म लेते रहते थे, और तो और सिंगापुर की ज़मीन दुनिया की सबसे बड़ी स्लम कॉलोनीज यानी कच्ची आबादियों में से एक थी। फिर दूसरे मुल्कों के बरक्स सिंगापुर के कुछ सवेयर डिसएडवांटेजेस भी थे। ना तो उनके पास ज्यादा पॉपुलेशन थी और ना ही कोई बड़ा ज़रूरी रकबा था, और सबसे बढ़कर उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज कोल, ऑयल, गैस वगैरह भी नहीं थे। इन सब डिसएडवांटेजेस के बावजूद सिर्फ 35 सालों में सिंगापुर दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से था। ऐसा क्या हुआ उन 35 सालों में कि एक कच्ची आबादी वाला छोटा सा मुल्क दुनिया की इकोनॉमी का मरकज बन गया। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि दुनिया में आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क होने के नाते हम क्या सीख सकते हैं कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको एक्सरसाइज करके सिंगापुर जैसी एक स्लम कॉलोनी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री और इकोनॉमिक हब बनी। ये स्टोरी 1940 के इब्तिदा की है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने उरूज पे थी। जैसे कि हम सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 ग्रुपों के दरमियान लड़ी गई। एक ग्रुप एक्सेस पावर्स और दूसरा अलाइड पावर्स कहलाता था। एक्सेस पावर्स में जर्मनी, जापान और इटली थे, और उनके दरमियान एक एग्रीमेंट था कि मेन लैंड यूरोप पे जर्मन हुकूमत करेंगे, मेडिटेरेनियन सी इटालियन के हवाले होगा, और जापान अपनी डोमिनेशन बनाएगा मशरकी एशिया और पैसिफिक पे। वहीं एक्सेस पावर्स को टैकल करने के लिए अलाइड पावर्स भी था, जिसमें बर्तानिया, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स थे। उस वक्त कोई लगभग 100 साल से सिंगापुर बर्तानिया की कॉलोनी था, और इसके पास जो सबसे बड़ा खजाना, या यूं कहा जाए कि सिर्फ वाहिद कीमती खजाना, वो इसकी दुनिया के नक्शे पे लोकेशन थी। ये उस लोकेशन पे था जहां से एशिया और यूरोप की ट्रेड कनेक्ट करती थी, और इसीलिए सिंगापुर ब्रिटिश एम्पायर की क्राउन कॉलोनी बन गया था। तजारती रास्ता होने की वजह से यह ब्रिटिश दौरे हुकूमत में बहुत खुशहाल हो गया। इसीलिए जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ी तो सिंगापुर तबाही का शिकार हो गया। इसी दौरान 2 मेजर हिस्टोरिकल इवेंट हुए। पहला 7 दिसंबर 1941 को, जब पर्ल हार्बर जो यूएस का नेवल बेस था उस पर जापान ने अटैक किया, जो कि एक क्लियर एक्ट ऑफ वॉर था जापान की तरफ से। इसी टाइम पे जापानी फौज ने एशिया पर चढ़ाई की हुई थी, और वो सिंगापुर को खास तौर पर कैप्चर करना चाहता था। और सिंगापुर के लोग ये सोच रहे थे कि ब्रिटिश एम्पायर इतना पावरफुल है कि वो बहुत आसानी से सिंगापुर को प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आगे क्या हुआ? जापान ने हासिल की वर्ल्ड वॉर 2 की एक शानदार फतह, जहां पर 10,000 से भी कम जापानी फौजियों ने न सिर्फ सिंगापुर को कैप्चर कर लिया, बल्कि 16,000 बरतानवी फौजी, 14,000 ऑस्ट्रेलियन फौजी और 32,000 इंडियन फौजियों को कैदी बना लिया। और इसके बाद शुरू हुआ सिंगापुर का मोस्ट हॉरिफिक टाइम। मुबैना तौर पर जापानी फौजियों ने प्रिजनर्स का कत्लेआम किया। हजारों लोग ऐसे कत्ल किए गए कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और हालात इतने बदतर हुए कि खवातीन का रेप और उनकी खरीदो फरोख्त आम हो गई। औरतों को, जिनकी उम्र 14 से 18 साल के दरमियान थी, उनको मिलिट्री इक्विपमेंट की आड़ में दूसरे मुल्कों में शिप भी किया जाने लगा। सूक चिंग ऑपरेशन के दौरान जापानी फौज ने 2 माह से भी कम टाइम में 50,000 एंटी जापानीज को कत्ल किया, और ये खौफनाक हालात सिंगापुर के 1945 तक जारी रहे। और फिर 6 अगस्त 1945 को एक और हिस्टोरिक इवेंट हुआ, जब यूएस ने पर्ल हार्बर का बदला लिया हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर। और उस वक्त हिटलर मर चुका था, जर्मनी ने हथियार डाल दिए थे और इटली हथियार डालने वाला था। तो उस वक्त जापानीज के पास कोई और रास्ता ना बचा कि वो सिंगापुर छोड़ दें। और इस तरह 12 सितंबर 1945 को ब्रिटिश रजीम सिंगापुर में वापस आ गई। और अब जब ब्रिटिशर्स वापस आए तो सिंगापुर वो सेम क्राउन कॉलोनी नहीं रहा था जिसे वो जापान के हाथों हारे थे, क्योंकि अब वो एक खंडर बन चुका था। इसका ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका था। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई लाइंस टूट फूट चुकी थी। टेलीफोन सर्विसेज नॉन फंक्शनल हो चुकी थी। और सबसे अहम, जो हार्बर फैसिलिटीज, बंदरगाह पे जो सहूलियात होती हैं सिंगापुर की बंदरगाह पे, वो भी बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। और इसी वजह से जो इकोनॉमी थी सिंगापुर की, वो भी कोलैप्स कर चुकी थी। फूड शॉर्टेज यानी खुराक की किल्लत पैदा हो चुकी थी।
सिंगापुर के हालात इतने बुरे हो गए थे कि चावल भी लग्जरी खुराक में समझा जाने लगा। और जब ब्रिटिशर्स के दोबारा आने के बाद भी हालात बेहतर ना हुए तो सिंगापुर की आवाम का एतमाद भी बरतानवी हुकूमत से उठ गया। वैसे भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हर तरफ हालात ऐसे ही थे, जिसकी वजह से सिंगापुर समेत पूरे मेन एशिया में नेशनलिस्टिक मूवमेंट का आगाज हुआ। और ये वो वक्त था जब हिस्टोरिक डीकोलोनालाइजेशन प्रोसेस हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स ने अपना सामान बांधा, क्योंकि अब एशिया में उनका बिजनेस वाइबल नहीं रहा था। यही वजह है कि आप देखते हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर या 1945 के बाद बहुत से एशियाई मुमालिक, मिसाल के तौर पर इंडिया, जॉर्डन, मलेशिया, श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान वगैरह बरतानवी हुकूमत से आज़ाद होना शुरू हुए। लेकिन सिंगापुर के केस में उन्होंने सिंगापुर को स्ट्रेट अवे नहीं छोड़ा, बल्कि वहां 1959 में इलेक्शन करवाए अपनी ही हुकूमत के अंदर रखते हुए। और यहीं से जो हीरो है हमारी स्टोरी का, ली कॉन यू, उसकी और उसके 4 साथियों की एंट्री होती है और वो पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था पीपल्स एक्शन पार्टी। और ये पार्टी पावर में आती है 1959 के इलेक्शंस के रिजल्ट्स में, जो ब्रिटिश सिंगापुर में हुआ। उस वक्त ये कौन जानता था कि ये पार्टी रीडिफाइन करेगी सिंगापुर की डेस्टिनी को और बना देगी उसे एक आइकॉनिक केस स्टडी जिससे दुनिया सीखेगी। कुछ करना वाकई बहुत मुश्किल था। सिंगापुर के पास अपने बहुत ही कम रिसोर्सेज थे और कोई डायरेक्शन भी नहीं थी कि वो किस तरफ को प्रोसीड करें। उनको मलेशिया की शक्ल में एक उम्मीद नजर आई। मलेशिया सिंगापुर के मुकाबले में काफी बड़ा मुल्क था, उनके पास काफी रिसोर्सेज भी थे और उस वक्त सिंगापुर को उनकी मदद की जरूरत भी थी। तो पीपल्स एक्शन पार्टी, जो कि उस वक्त हुकूमत में थी, ने सिंगापुर को मलेशिया में एज 14th स्टेट ऑफ इट्स फेडरेशन मर्ज करने का डिसाइड किया और मलेशिया ने उनको अपनी फेडरेशन का पार्ट बना भी लिया। और ये उस विजन के तहत हुआ कि सिंगापुर अपने लोगों के लिए और जॉब्स क्रिएट करने के काबिल हो जाएगा और उनको मलेशिया की फ्री मार्केट तक रिसाई मिल जाएगी और इसके बदले में मलेशिया को सिंगापुर की पोर्ट तक एक्सेस मिल जाएगी और वो स्टेट के लोगों से टैक्स भी वसूल कर सकेगा। जैसे ही सिंगापुर के हालात कुछ बेहतर हुए, उन पर फिर एक मुसीबत आन पड़ी। थोड़े ही अरसे में मलेशिया ने सिंगापुर से 39.8% टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, जबकि सिंगापुर की पॉपुलेशन मलेशिया की सिर्फ 17% थी। और सबसे बढ़कर वो मलेशियन लोगों को वहां फेवर देने लगे, जिससे दूसरी माइनॉरिटीज में डिस्क्रिमिनेशन का एहसास पैदा होना शुरू हुआ और उसने जल्द ही दोनों तरफ तनाव बढ़ा दिया। इसके बाद कत्लेआम का एक और सिलसिला शुरू हो गया। 21 जुलाई 1964 को बदतरीन पोस्ट वॉर फसादात स्टार्ट हो गए। उनमें दर्जनों लोग मारे गए और हजारों जख्मी हुए। आखिरकार मलेशिया ने सिंगापुर को एक खतरनाक स्टेट डिक्लेयर करके अपनी फेडरेशन से निकाल दिया और इस तरह सिंगापुर को अपनी आज़ादी मिली, जो कि बाई चॉइस नहीं थी बल्कि एक कंपल्सिव आइसोलेशन की सूरत में थी। और इससे फिर एक इकोनॉमिक डिजास्टर आया, क्योंकि तकरीबन पिछले 100 साल से सिंगापुर की इकोनॉमी मलेशिया की इकोनॉमी से जुड़ी थी। इंडस्ट्रियल कमोडिटीज लाइक रबड़ और टिन प्रोड्यूस तो मेन लैंड मलेशिया में होते थे, लेकिन वो सिंगापुर के रास्ते पूरी दुनिया में भेजे जाते थे। लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर सिंगापुर के तमाम वेयर हाउसेज खाली हो गए और लोग फिर से बेरोजगार हो गए। फिर से सिंगापुर में फिरका वराना वायलेंस था और फिर से सिंगापुर की इकोनॉमी खतरे में थी। उनके पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी, बहुत कम फैक्ट्रियां थी और इससे भी बढ़कर उनका सबसे बड़ा एम्प्लॉयर ब्रिटिश आर्मी भी सिंगापुर को मुकम्मल तौर पर अचानक छोड़ने की प्लानिंग में था। और इस सब में सिंगापुर के सामने 3 सवाल थे। नंबर 1, ब्रिटिश आर्मी की हिफाजत खत्म होने जा रही थी। नंबर 2, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होने जा रही थी क्योंकि ब्रिटिश आर्मी सबसे बड़ी एम्प्लॉयर थी। नंबर 3, सवेयर इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाले थे क्योंकि जीडीपी का 20% खत्म हो रहा था ब्रिटिश आर्मी के जाने से। और ये पैथेटिक कंडीशन थी सिंगापुर की 1965 में। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ही जनरेशन के दौरान जहां इतना कत्लेआम हो रहा हो, कोई ज़रूरी ज़मीन या वास्ट लैंड भी ना हो, कोई आर्मी ना हो, सवेयर इकोनॉमिक क्राइसिस हो, कोई इंडस्ट्री ना हो, बहुत कम फैक्ट्रीज हो, कोई कुदरती वसाइल ना हो, अफरादी कुव्वत ना हो, फिरका वराना फसादात हो, बेरोजगारी उरूज पे हो, 20% जीडीपी का रिस्क पे हो, तो इस तरह की वोलाटाइल स्टेट से कैसे एक छोटा सा मुल्क दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक बना।